हेलो एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने ये वाली सीरीज़ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी की लाइंस को एक्सप्लेन करूंगी सिंपल वर्ड्स में। आपको इसके लिए क्या करना होना चाहिए, पहले से आपने चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, टीचर्स के नोट्स और लेक्चर बनाए होने चाहिए। उसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करने के लिए आएंगे तो आप मेरे साथ साथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी रीड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले इसके 2 लेक्चर बना चुकी हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया, सेकंड लेक्चर में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बताया, एंड आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ पोलिनेशन। आज हम पोलिनेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.2.3 पोलिनेशन। In the preceding section, you have learned that the male and female gametophyte in the flowering plant are produced in the pollen grain and embryo sac। की लास्ट में वही लाइन रिपीट करके जो मैंने बताई कि हमने कि मेल से क्या बनता है पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेटोफाइट से एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एज बोथ टाइप ऑफ गैमीट आर नॉन मोटाइल, ये दोनों तरीके के गैमीट कैसे हैं, नॉन मोटाइल है। मोटाइल यानी कि जो घूम फिर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो घूम फिर नहीं सकते। तो ये कैसे हैं, नॉन मोटाइल गैमीट हैं। सो दे हैव टू बी बोथ टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए तो इन दोनों को एक साथ लाना पड़ेगा। तो अगर ये नॉन मोटाइल है तो एक साथ तो आ नहीं सकते हैं। तो इस पोलिनेशन टॉपिक में हम यही देखेंगे कि ये एक साथ कैसे लाया जाए, कौन कौन से ऐसे मेथड है, मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये दोनों एक साथ आ जाएं। देन फिर हम इनका फर्टिलाइजेशन करा के अपना जो एंड प्रोडक्ट जो हम चाहते हैं, फ्लावर जिस भी तरीके का, वो प्रोड्यूस कर सके। तो वही हम पोलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो पोलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का जो मैकेनिज्म है वही पोलिनेशन है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल इज टर्म्ड एज पोलिनेशन। यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफर, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर किस पर होता है, सबसे पहले पिस्टिल के कौन से पार्ट पर होता है। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया था लैंडिंग प्लेटफॉर्म क्या था, बताओ बताओ। हाँ वही, कौन सा, स्टिग्मा। तो कहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ पर लैंड करते हैं, जहाँ कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, स्टिग्मा पे। तो उसके ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन पार्ट टू द फीमेल पार्ट, दैट इज द पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पार्ट पर आने को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। फ्लोवरिंग प्लांट हैव इवोल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ एडेप्टेशन टू अचीव पोलिनेशन। यानी कि फ्लोवरिंग प्लांट दैट इज एंजियोस्पर्म ने बदलाव किए हैं अपने अंदर, ठीक है ना। they make use of external agent to achieve pollination। इस pollination को कराने के लिए वो किसका यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि बाहर से कुछ चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। कि यूज़ इन द सेंस कि मतलब उनकी हेल्प से वो पोलिनेशन कर पाते हैं। तो इसमें हम वही पढ़ेंगे कि वो एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं जो पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट, क्या तुम लिस्ट बना सकते हो। इन लिस्ट को हम आगे पढ़ेंगे, ये वही बता रखा है। तो काइंड ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पोलन, पोलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। यानी कि किस तरीके का पोलन है इसके ऊपर पोलिनेशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, ओटोगैमी, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। इनको हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं ओटोगैमी। इन दिस टाइप पोलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। ओटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओटो का मतलब है सेम और गैमी का मतलब है फ्यूजन। इसमें हम सेम टाइप के जो फ्लावर हैं, ओटोगैमी में होता है सेम तरीके के फ्लावर। तो इसमें हम ऐसे पोलिनेशन देखेंगे जो सेम फ्लावर के अंदर होता हो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर, जब एंथर का जो पोलन ग्रेन है वो आता है, यानी कि सेम ही प्लांट है और सेम प्लांट का सेम ही फ्लावर है, मतलब एक ही फ्लावर है, उसी का ही एंथर है, मतलब उसी के एंथर का पोलन है एंड उसी के ही ओवरी के पिस्टिल के स्टिग्मा पर आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, autogamy। In a normal flower which opens and exposes the anther and the stigma, कंप्लीट ओटोगैमी इज रेदर रेयर। यानी कि कंप्लीट ओटोगैमी का होना रेदर रेयर होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे जो है प्लांट का खुलना, एक्सपोज होना, मतलब दोनों एक ही टाइम पे मैच्योर हो, एंथर भी एंड द स्टिग्मा भी एक ही टाइम पे खुले और एक ही टाइम पे हो, तो ये थोड़ा रेयर हो जाता है। ओटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऑल्सो। यानी कि इसमें क्या होनी चाहिए, एक
सिंक्रोनी मतलब सिंक्रोनाइज होना चाहिए, यानी कि बैलेंस मेंटेन होना चाहिए दोनों एक ही टाइम पर, यानी कि जो स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी है एंड पोलन जो रिलीज है वो एक ही टाइम पर होना चाहिए। अगर टाइम अलग अलग हो, यानी कि पोलन रिलीज हो रहा है 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने पहले रिलीज हो गया, और जो स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिव हुआ, यानी कि स्टिग्मा जो पूरा अच्छे से तैयार हुआ पोलन ग्रेन को लेने के लिए वो 2 महीने बाद हुआ, तो फेस का कुछ मैच ही नहीं करेगा, ये सिंक्रोनाइज्ड वे में बैठेगा ही नहीं, तो ऐसे में पोलन मतलब पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। तो ऑटोगैमी में सबसे मस्ट कंडीशन क्या है, पहली चीज़ कि दोनों एक ही टाइम पर सिंक्रोनाइज होने चाहिए, पोलन ग्रेन भी उसी टाइम रिलीज होना चाहिए एंड जो स्टिग्मा है वो भी उसी टाइम रिसेप्टिव होना चाहिए सेम टाइम पर, ठीक है। और दोनों ओपन भी होने चाहिए वही एक ही टाइम पर। द एंथर एंड द स्टिग्मा शुड बी लाई क्लोज टू ईच अदर सो डेट सेल्फ पोलिनेशन कैन अकर। और दोनों जो है वो कैसे रहने चाहिए, क्लोज क्लोज रहने चाहिए। जब दोनों पास में होंगे तभी तो कर पाएंगे। मान लो एक यहाँ है, एक इतनी दूर है, कहीं और है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह नॉन मटाइला जैसे कि बताया तो वो जा नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली फिर वो हो नहीं पाएगा। सेम प्लांट कैन सच एज वियोला, जिसको हम कॉमन पेंसी बोलते हैं, ओक्सैलिस एंड कोमेनिलिया प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से फ्लावर, एक तो वियोला, ओक्सैलिस एंड कोमेनिलिया जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के फ्लावर। कैसे कैसे, एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर एंड दूसरा कौन सा होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो चेस्मोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, चेस्मोगैमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विद एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि जिनका एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो एक्सपोज हो, उनको हम क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी कि जो ओपन नहीं होते हैं, यानी कि क्लोज फ्लावर है, उसी के अंदर स्टिग्मा एंड द दूसरा क्या है, स्टिग्मा एंड द एंथर जो है वो क्लोज क्लोज है, मतलब बंद है पूरा एक ही फ्लावर के अंदर, उसको हम बोले क्लिस्टो। देखो CL, तो CL क्लिस्टो क्लोज, CL क्लोज, तो ऐसे याद रखो, जिसके अंदर CL से क्लिस्टो एंड CL से क्लोज, तो क्लिस्टोगैमस क्लोज होता है एंड जो दूसरे वाला चेस्मोगैमस वो ओपन होता है, यानी कि उसके अंदर चांस है कि किसी और प्लांट का या फिर किसी और फ्लावर का पोलन आ सकता है उसके स्टिग्मा के ऊपर, क्योंकि वो तो ओपन है, एक्सपोज है दोनों, इस वजह से, ठीक है। इन सच फ्लावर द एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, जो क्लिस्टोगैमस है उसमें क्लोज होने चाहिए एक साथ। व्हेन एंथर डिहिसेंस इन द फ्लावर बर्ड पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा टू इफेक्ट पोलिनेशन, यानी कि जब एंथर डिहिसेंस होगा उसमें से पोलन रिलीज होंगे तो उस टाइम पर जो है उसके स्टिग्मा के ऊपर पोलन आ जाएगा एंड देन पोलिनेशन इफेक्टिव हो जाएगा। Thus, clystogamous flower are invariably autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma, यानी कि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो इनवेरिएबली ऑटोगैमस है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता, उसमें वो ऑटोगैमी ही शो करेंगे, वो भी सेल्फ पोलिनेशन वाली, यानी कि सेल्फ मतलब अपने से ही कर पाएगा, उसके पास तो चांस ही नहीं है क्योंकि वो तो है ही क्लोज उसका फ्लावर। तो इसके अंदर क्या है, ये कंप्लीटली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन है, जबकि जो चेस्मोगैमस है उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन भी हो सकता है क्योंकि उसके फ्लावर जो हैं वो ओपन है, इस वजह से, ठीक है। क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटर, तो जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो तो उसका तो कंफर्म ही है कि वो एश्योर्ड सीड सेट देगा, यानी कि वो सीड बनाएगा ही बनाएगा, चाहे पोलिनेशन उसके पास कोई पोलिनेटर हो या ना हो। पोलिनेटर वो होता है ऐसे एजेंट जो पोलिनेशन को कराते हैं, ये मैं आगे बताऊंगी क्या। पोलिनेटर इनके पास हो या ना हो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, किनको, क्लिस्टोगैमस वाले को, क्योंकि उनके पास एश्योर्ड सीड सेट है, वो तो खुद से करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो क्लोज है, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि बाहर से कोई आए या ना आए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। डू यू थिंक डेट क्लिस्टोगैमस इज एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू द प्लांट वाई, अब तुम्हें बताना है कि ये इसके लिए अच्छी बात हुई या बुरी बात हुई। तो एडवांटेज इस सेंस में हो सकता है कि एश्योर्ड सीड सेट होगा, कि सीड सेट होगा ही होगा, मतलब हर बार सीड आएंगे ही आएंगे। एंड डिसएडवांटेज इसलिए हो सकता है कि इसके पास कोई वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, कुछ टाइम के बाद इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। जिटनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनोदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, यानी कि इसके अंदर पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर होते हैं कि
प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। क्या है, पहले देखो ऑटोगैमी में क्या था, सेम प्लांट का सेम फ्लावर में ऑटोगैमी हो रही थी। जिट्नोगैमी में क्या है, सेम प्लांट है बट जो फ्लावर है वो डिफरेंट है। यानी जिट्नोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पोलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पोलिनेटिंग एजेंट, यानी कि जिट्नोगैमी एक तरीके से क्रॉस पोलिनेशन भी है, क्योंकि एक प्लांट मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ जाने के लिए भी उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, पोलिनेटर की रिक्वायरमेंट होगी, किसी पोलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होगी। पोलिनेटिंग एजेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पोलिनेटर। तो ये जेनेटिकली, तो ये जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, यानी कि जेनेटिकली जो है वो ऑटोगैमी है बट फंक्शनली क्या है, ये फंक्शनली क्या हो सकता है, ये मतलब जेनेटिकली जो है वो ऑटोगैमी है, फंक्शनली जो है वो बोल सकते हैं कि वो क्रॉस पोलिनेशन है। जेनेटिकली मतलब क्योंकि सेम प्लांट तो सेम है ना, उस जीन तो सेम ही है ना उस प्लांट का, तो इसीलिए जेनेटिकली क्या होता है, ये जेनेटिकली तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑटोगैमी है, कि इसके अंदर सेल्फ ही हो रहा है, बट जो फंक्शनली है वो क्या बोल सकते हैं, क्रॉस पोलिनेशन है, ऐसा बोल सकते हैं। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आएगी है कि जिट्नोगैमी के अंदर जो है वो जेनेटिकली सिमिलर होता है ऑटोगैमी के, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट है जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, यानी कि ऐसा ट्रांसफर जिसके अंदर हमारा पोलन ग्रेन भी अलग हो, मतलब स्पीशी तो सेम हो, मतलब प्लांट अलग हो, डिफरेंट प्लांट हो। दिस इज only type of pollination which during pollination bring genetically different type of pollen grain to the stigma, यानी कि different pollen grain इसके अंदर होगा, जेनेटिकली डिफरेंट होगा। जेनेटिकली सेम होगा जिट्नोगैमी में एंड जेनेटिकली डिफरेंट किसमें होगा, जीनोगैमी में, ये याद रखना। यानी कि प्लांट तो सेम होगा, मैंगो का है, स्पीशीज तो मैंगो की रहेगी, याद रखना। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम फ्लावर का सेम ही प्लांट है, ठीक है। एंड देन जिट्नोगैमी में क्या होता है, प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग है। एंड जीनोगैमी में क्या होता है, स्पीशी सेम है एंड प्लांट और फ्लावर जो है वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। आया ना समझ, तीनों में डिफरेंस भी समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पोलिनेशन। यहाँ तक अच्छे से समझ आया ना, आया तो लाइक करो। एजेंट ऑफ पोलिनेशन, plant use two abiotic wind and water and one biotic animal agent to achieve pollination, यानी कि पोलिनेशन को कराने के लिए बायोटिक एंड एबायोटिक दो तरीके के एजेंट होते हैं। बायोटिक, बायो मतलब जिनके पास लाइफ होती है, जो लिविंग होते हैं, एंड एबायोटिक जो नॉन लिविंग होते हैं। जो बायोटिक है उसके अंदर एक आता है इंसेक्ट, एंड जो एबायोटिक है उसके अंदर दो एजेंट आते हैं। कौन कौन से, वन इज विंड एंड सेकेंड इज वाटर, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पोलिनेशन, मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है वो बायोटिक एजेंट को यूज करते हैं पोलिनेशन के लिए। मेजोरिटी, ये वर्ड याद रखना कि सभी नहीं, मेजोरिटी बोला है। मेजोरिटी किसे यूज करते हैं, बायोटिक, एंड बायोटिक में मैंने बताया था कौन सा आता है, इंसेक्ट वगैरह आते हैं, ठीक है। एनिमल्स मेनली, इंसेक्ट भी नहीं, एनिमल, क्योंकि एनिमल के अंदर आते हैं इंसेक्ट, तो एनिमल्स, ठीक है। ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट यूज एबायोटिक एजेंट, यानी कि एबायोटिक एजेंट जो है वो बहुत ही स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ प्लांट, यानी कुछ ही प्लांट है, बहुत छोटे तादाद के जो प्लांट है वो एबायोटिक एजेंट को यूज करते हैं। मेजोरिटी वाले क्या यूज करते हैं, बायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, एनिमल वगैरह, ठीक है। pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आया है, तो ये बहुत ज़्यादा बाय लक, बाय चांस ही हो पाता है विंड एंड वाटर, यानी कि एबायोटिक एजेंट वाली कंडीशन में, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंस for this uncertainties and associated loss of pollen grain, the flower produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovule available for pollination, यानी कि इस चांस को बढ़ाने के लिए मैंने बताया ना कि बाई चांस ही प्लांट जो एबायोटिक फैक्टर होता है, यानी कि वाटर एंड विंड वाले में क्या होता है, बहुत बाई चांस, बहुत लक की जरूरत होती है कि जो वो है पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर, सही स्टिग्मा पर लैंड हो जाए। तो इसीलिए इस को कम करने के लिए, इस चांस फैक्टर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम, बहुत सारे जो है पोलन ग्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं एज कम्पेयर टू द ओव्यूल जो है वो एक या दो ही रहेगा, और जो हमारे पोलन ग्रेन है वो जो शेड होंगे वो हज़ारों में, लाखों में होंगे, ठीक है ना। इतना समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पोलिनेशन। मैंने क्या बताया, कौन से एजेंट ज़्यादा होते हैं, मतलब कि बायोटिक या एबायोटिक, तो बायोटिक वाले ज़्यादा होते हैं। बायोटिक
और ठीक है, बायोटिक वाले ज़्यादा होते हैं, ये बात खत्म हो गई। अब एबायोटिक की बात करें, एबायोटिक में मैंने दो बताए थे, वन इज विंड एंड सेकंड इज वाटर। उसके अंदर भी कोई एक जो है वो ज़्यादा होता है, तो कौन से वाला ज़्यादा होता है? विंड वाला ज़्यादा होता है, हवा वाला ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा कॉमन है एबायोटिक के अंदर, ठीक है। विंड पोलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर डेट पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो डेट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। मैंने बताया था ना, इसके लिए प्लांट के अंदर जो पोलन ग्रेन होते हैं, प्लांट जो होते हैं बहुत सारी एडेप्टेशन करते हैं कि उनके अंदर पोलिनेशन अच्छे से हो पाए। तो वो क्या क्या एडेप्टेशन है यही बता रखी है। सबसे पहले हम विंड पोलिनेशन में देखते हैं। तो जो विंड पोलिनेशन के लिए जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कैसे होने चाहिए? लाइट होने चाहिए एंड नॉन स्टिकी होने चाहिए, जिससे कि हवा जब बहकर जाए तो उनको ईजिली जाए। अगर भारी होंगे तो हवा तो उड़ा ही नहीं पाएगी उन पोलन ग्रेन को, तो हवा के साथ उड़ने के लिए कैसे होने चाहिए? वो लाइट होने चाहिए। दूसरे नॉन स्टिकी, स्टिकी मतलब कि चिपकी पे से, अगर वो चिपचिपे होंगे तो कहीं पे भी जाके चिपक जाएंगे ऐसी वैसी जगह पे, लेकिन हमें उन्हें मेन जगह पे जाके लगाना है, तो वो कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी होने चाहिए, यानी कि कहीं पे भी जाए वहीं पे ही चिपक के बैठ जाए। तो कैसे होने चाहिए? नॉन स्टिकी। एंड दूसरा लाइट होनी चाहिए, किसमें? विंड वाले केस में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दे ओफन पजेजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन। और जो ये तो हमने पोलन ग्रेन की बात करी, अब हम आ जाते हैं कि स्टेमन में क्या क्या वो होता है। तो दे ओफन पजेजेस वेल एक्सपोज स्टेमन, जो उनका स्टेमन है वो भी कैसा होता है? एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि कांटेक्ट में रहना चाहिए, इजीली अच्छे से दिखाई देना चाहिए, सो डेट पोलन कैन इजीली डिस्पर्स इनटू विंड करंट। यानी कि अगर वो एक्सपोज रहेगा तो वो इजीली जो है विंड करंट के साथ पोलन ग्रेन शेड आउट हो जाएंगे। एंड लार्ज ओफन फेदरी स्टिग्मा टू इजीली ट्रैप एयरबोर्न पोलन ग्रेन। और जो स्टिग्मा होना चाहिए वो कैसे होने चाहिए? फेदरी होने चाहिए, मतलब कि रेशेदार होने चाहिए, जिससे कि वो इजीली अटैच कर ले उनके ऊपर। जैसे ही मान लो यहाँ पे फेदरी स्टिग्मा है, तो जैसे ही पोलन ग्रेन आएगा तो वो इसके ऊपर, यहाँ पे ये फेदरी है तो यहाँ पे इनके ऊपर ये अटैच जाएंगे, इजीली वो चिपक जाएंगे। तो इसीलिए कैसे होने चाहिए? स्टिग्मा कैसा होना चाहिए? फेदरी होना चाहिए। स्टेमन कैसे होना चाहिए? एक्सपोज होना चाहिए। एंड पोलन ग्रेन कैसे होना चाहिए? लाइट वेट होने चाहिए। एंड दूसरा क्या बताया था? नॉन स्टिकी होने चाहिए, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। विंड पोलिनेटेड फ्लावर often have a single ovule in each ovary and numerous flower packed into an inflorescence. A familiar example is the corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grain. यानी कि विंड पोलिनेशन के लिए जो ओव्यूल है वो एक भी बहुत है, यानी कि सिंगल ओव्यूल जो है उससे काम चल जाएगा। एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल हो एंड जो फ्लावर हो वो पैक होने चाहिए, यानी कि ऐसा इनफ्लोरासेंस होना चाहिए जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर एक साथ हो, मतलब गुच्छे में, बंच में हो, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है कॉर्न के टेसल्स का, बस वही वाला बता रखा है। विंड पोलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मेनली विंड पोलिनेशन किस में दिखाई देता है? तो विंड पोलिनेशन जो है किस में दिखाई देता है मेनली? उसका एग्जाम्पल क्या है? कॉमनली ग्रासेस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। विंड पोलिनेशन समझ आया ना पूरा अच्छे से कि विंड पोलिनेशन में क्या क्या होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एबायोटिक का। फर्स्ट वाला पढ़ लिया हमने विंड, अब हम सेकंड पढ़ते हैं वाटर, ठीक है। Pollination by water is quite rare in flowering plant and is limited to about 30 genera, mostly monocotyledon। यानी कि बताया था ना कॉमन कौन सा है? विंड वाला है। तो रेयर कौन सा होगा? ऑब्वियसली वाटर वाला होगा। और फ्लावरिंग प्लांट में केवल 30 जेनेरा, 30 जीन्स ही ऐसे हैं जिसके अंदर वाटर पोलिनेशन होता है, और वो जेनेरा भी किसके हैं? मोनोकोट के हैं, मोनोकोटिलिडन के हैं मोस्टली, ठीक है। मोस्टली वर्ड याद रखना, ये वर्ड जो होते हैं मोस्टली, ऑल, मेजॉरिटी, नन, ये सब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इनसे ही स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आजकल तो क्वेश्चन पेपर भी ऐसे ही आ रहे हैं। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups such as algae, bryo and pterido। यानी कि जो algae, bryo and pterido, ये जो लोअर प्लांट ग्रुप है, इनके अंदर मेनली तुमने देखा होगा कि जो मेल गैमिट है वो मेनली उनका ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है? वाटर के थ्रू होता है। यानी कि वाटर के थ्रू जो होता है वो मेनली लोअर ग्रुप वाले प्लांट में होता है। या जैसे कि लोअर ग्रुप वाले कौन कौन से हैं? एल्गी, ब्रायो एंड टेरिडो। एंड हायर वाले कौन से हो जाते हैं? जिम्नो एंड एंजियो। ये तुम उस वाले चैप्टर में पढ़ोगे अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड प्लांट किंगडम में, ठीक है। इट इज
मतलब मेनली प्लांट किंगडम में पढ़ोगे। इट इज़ बिलीव पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। कि ये ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो है वो इसीलिए लिमिटेड है एनवायरनमेंट में क्योंकि उनको जो मेल गैमीट के ट्रांसफ़र के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उनकी फर्टिलाइजेशन और उनके पोलिनेशन के लिए। ठीक है। सम एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट आर वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रा। मतलब जो वाटर वाले जिनसे होता है उसका एग्जाम्पल कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से प्लांट है, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला है, विच ग्रो इन फ्रेश वाटर एंड सेवरल मरीन सी ग्रासेस सच एज जोस्टेरा। यानी कि वेनिसलेरिया एंड हाइड्रिला कैसे हैं, फ्रेश वाटर वाले हैं, एंड जोस्टेरा जो है, जोस्टेरा एक सी ग्रास होती है, समुद्री घास जिसको हम जोस्टेरा बोलते हैं, वो मरीन वाली है। ठीक है, मरीन के एग्जाम्पल एक है एंड फ्रेश वाले के दो हैं, याद रखना। फ्रेश है तो ज़्यादा है, दो हैं, मरीन है तो इसलिए एक है, ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। यानी कि नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नोट ऑल यानी कि सभी वाटर प्लांट जो है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट यानी कि जो खुद प्लांट पानी में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सभी के सभी वाटर से ही पोलिनेट करें अपने आप को। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेना कि नोट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। यानी कि जबकि वो खुद एक्वेटिक प्लांट है, खुद वो पानी में रहते हैं, तब भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपना पोलिनेशन वाटर के थ्रू ही करें। In a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, the flower emerge above the level of water and are pollinated by insect or wind as in most of the land plants। यानी कि वाटर लिली और वाटर हाइकंथ, ये तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि इनके तो नाम में ही वाटर आ रहा है, वाटर हाइकंथ और वाटर लिली, तो ये तो इनका पोलिनेशन जो है वाटर के थ्रू होता होगा, लेकिन ये गलत है। याद रखना कि जो वाटर हाइकंथ एंड वाटर लिली है वो सेम वैसे ही पोलिनेट करते हैं जैसे कि जो प्लांट लैंड पर होते हैं वैसे करते हैं। यानी कि ये वाटर पोलिनेशन के थ्रू नहीं करते, किसके थ्रू करते हैं, विंड या फिर इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है। इनका जो फ्लावर है वो पानी के लेवल से ऊपर आके तब वो पोलिनेट करता है, किसके थ्रू, या तो विंड के थ्रू कर लेगा या फिर इंसेक्ट के थ्रू कर लेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। एग्जाम्पल फिर से बताओ कौन कौन से, वाटर हाइकंथ एंड वाटर लिली। ठीक है। In Vallisneria, the female flower reach the surface of water by the long stalk and the male flower or pollen grain are released onto the surface of water। Vallisneria में क्या होता है हमारा, वेलिसिनेरिया के अंदर जो फीमेल फ्लावर है वो कहाँ पर रीच करता है, फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस पर आता है, किसके, बाय द लॉन्ग स्टाक, जो अपनी लंबी डंडी है उसके थ्रू कहाँ पे आता है, सरफेस पर आता है। और जो मेल फ्लावर है वो क्या रिलीज करता है, पोलन रिलीज करता है, किस पे, वाटर के सरफेस पर आके। यानी कि वेलिसिनेरिया में जो है पानी के सरफेस पर आके पोलिनेशन होता है। जो फीमेल फ्लावर है जो पानी के अंदर है वो अपनी लॉन्ग स्टॉक के थ्रू कहाँ पे आएगा, वाटर सरफेस पर आएगा, एंड मेल फ्लावर जो है वो अपना वाटर सरफेस पर ही क्या रिलीज करेगा, पोलन, एंड देन फिर वो फ्यूज हो जाएंगे दोनों गैमीट, मेल एंड द फीमेल वन। ठीक है। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट के थ्रू होगा ऑब्वियसली। फिगर 2.11 में दिखा रखा है, तो यहाँ पर देख लेना। Some of them eventually reach the female flower and the stigma, फिर वो स्टिग्मा और फीमेल फ्लावर के पास रीच हो जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। In another group of water pollinated plant such as sea grasses, female remain submerged in water and the pollen grain are released inside water। यानी कि पानी के अंदर भी, इसमें समझ आया तो मैं दो तरीके से बता रखा है। यानी कि एक तो है तो पानी में, लेकिन एक जो है वो पानी के सरफेस पर आके करते हैं, एक जो है वो पानी के अंदर डीप डाउन रह के ही करते हैं। ठीक है। पहले वाले जो वेलिसिनेरिया वाले हैं वो कहाँ पे आते हैं, सरफेस पर आते हैं। और जो दूसरे वाले हैं सी ग्रासेस, सी ग्रासेस कौन सी, मरीन में भी जोस्टेरा बताई थी, अभी बताया था, बिल्कुल याद रखना। उसके अंदर क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर है वो नीचे ही सबमर्ज रहता है पानी के अंदर, और जो पोलन है, मेल फ्लावर जो है वो पोलन वहीं पर ही रिलीज करता है पानी के अंदर। पोलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड द वाटर। यानी कि ऐसे जो पोलन ग्रेन होते हैं जो पानी के अंदर रिलीज करते हैं, तो उनके पोलन कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन की तरह होते हैं। जैसे रिबन होता है ना लंबा लंबा, लाइक ये रिबन इस तरीके का, तो ऐसे वो लंबे लंबे होते हैं, एंड क्या होते हैं, वो पैसिवली वाटर करंट के थ्रू जाते हैं। ठीक है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन, उनमें से कुछ
सही जगह पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा के पास पहुंच जाते हैं, क्या हो जाता है, उन्हें पोलिनेशन हो जाता है। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय ए म्यूसिलेजिनस कवरिंग। अब देखो, अगर वो पानी के अंदर है, तो वो गीले हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे, वो तो वहीं पे खराब हो जाएंगे, मर जाएंगे वो तो पोलन ग्रेन। तो उसको कि वो गीले ना हो, वेट ना हो, इसको बचाने के लिए, वेटिंग से बचाने के लिए क्या होता है, उनके पास एक म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। इनके पास पोलन ग्रेन के पास के थ्रू करते हैं, उनके पास क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं, उनके पोलन ग्रेन के पास लॉन्ग होंगे, रिबन शेप के होंगे एंड म्यूसिलेज की कवरिंग होगी। ठीक है, बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। दोनों ही प्लांट वाले एंड विंड वाले जो हैं, उनके जो फ्लावर होते हैं वो इतने ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं, ना ही उनके पास नेक्टर होता है। व्हाट वुड बी द रीज़न फॉर इस, ऐसा क्या रीज़न है, क्योंकि उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। जैसे तो हम पढ़ेंगे अभी कि जो बायोटिक एजेंट एनिमल वाले जो फ्लावर होते हैं, उनको जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होना पड़ता है, उनके फ्लावर को कलर होना पड़ता है अच्छा सा, उनके पास नेक्टर होना चाहिए, अच्छी अच्छी स्मेल होनी चाहिए, क्योंकि उनको एनिमल या फिर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है। लेकिन ऐसे इसमें तो कुछ करना ही नहीं है प्लांट या वाटर वाले केस में, तो इसीलिए इनके फ्लावर को ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब। आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे, रुको टाइम क्या हो रहा है मैं देख लेती हूँ, 1 मिनट, 1:50 हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी 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 ठीक है ना, अभी आज हम अपना ये वाला पोलिनेशन वाला जो है इसे कंप्लीट कर देंगे, उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एंड पोलिनेटिंग एजेंट, यानी कि बहुत सारे प्लांट जो हैं, मेजोरिटी ऑफ प्लांट हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, एनिमल्स को यूज़ करते हैं अपने पॉलिनेटिंग एजेंट के यूज़ में। इसका एग्जांपल दे रखे हैं कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं, तो वो हैं बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल, वास्प, एंट, मोथ, बर्ड के भी नाम दे रखे हैं, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। ठीक है, बैट, यानी कि पूरे 10 दे रखे हैं इसके अंदर एग्जाम्पल। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, कौन कौन से बीज, बटरफ्लाइज, फ्लाइज। ठीक है, ऐसे याद रखो, बीज, बटरफ्लाइज एंड फ्लाइज एंड बीटल, ऐसे याद रखो, बीज, बीटल, कौन कौन से, बीज, बीटल, फ्लाइज, बटरफ्लाइज। ठीक है, उसके बाद फिर सनबर्ड, हमिंग बर्ड। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद फिर मोथ एंड वास्प और एक बैट, ये 4 अलग हैं और 6 तो सेम सेम से ही हैं। कौन कौन से, बीज, बीटल, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, सनबर्ड, हमिंग बर्ड एंड देन फिर मोथ, वास्प, बैट और एंड्स। ठीक है, एनिमल तो एक ही है, इंसेक्ट तो एक ही है, कि कौन कौन सा है, एंट, और बाकी सब तो बर्ड्स टाइप के ही हैं। ठीक है, तो इसे याद कर लेना। आगे पढ़ते हैं, अमंग द एनिमल इंसेक्ट पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट, यानी कि इन 10 जो पोलिनेटिंग एजेंट के हमें नाम दे रखे हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो कौन सा है, बीज। सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन सा है, फिर से बताओ, बीज इनमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो पोलिनेशन होता है एनिमल के थ्रू, वो किसके थ्रू होता है, बीज के थ्रू होता है। Even larger animals such as some primates, lemur, arboreal, tree-dwelling rodent, or even reptile, ginkgo lizard and garter lizard have also been reported as pollinators in some species। यानी कि कुछ कुछ स्पीशीज में बड़े एनिमल्स जैसे कि primates, arboreal rodent, reptiles, ये तीनों भी जो है वो करते हैं। रेप्टाइल्स में क्या क्या आता है, लिजार्ड आएगी। कौन कौन सी लिजार्ड होती है, 2 तरीके की लिजार्ड रेप्टाइल में, गिंको लिजार्ड एंड द गार्डन लिजार्ड। और एर्बोरियल मतलब कि जो ट्री ड्वेलिंग यानी कि जो पेड़ों पर रहते हैं वो रोडेंट वगैरह, एंड प्रीमेट्स में लेम्यूर वगैरह ये करते हैं। ठीक है, often flower of animal pollinating plant are specially adapted for a particular species of animal, यानी कि जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप की स्पीशीज जो है उनके पास आए, ऐसा यूका और मोथ में तुमने देखा होगा, ये मैं आगे बताऊंगी। इसके मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर, यानी कि मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर, यानी कि जो ऐसे फ्लावर जिनको इंसेक्ट पोलिनेट करते हैं उनके अंदर क्या मेजर रेपुटेशन क्या क्या होते हैं, लार्ज। एक तो वो बड़े होते हैं, जब बड़े होंगे, जब तो दूर से जाता उड़ता हुआ बर्ड या फिर कोई इंसेक्ट है उसको देख पाएगा। अगर बड़े बड़े फ्लावर होंगे, बड़े होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, फ्रेगनेंट, अच्छी अच्छी खुशबू आनी चाहिए, उनमें क्या होना चाहिए, नेक्टर होना चाहिए।
When the flower are small, और अगर फ्लावर स्मॉल हुए तो अब तुम बोलोगे दी अगर फ्लावर स्मॉल हुए तो क्या हुआ, तो वो होगा ही नहीं। नहीं, अगर फ्लावर स्मॉल हो गए तो क्या होगा, ए नंबर ऑफ फ्लावर आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पीशियस, यानी कि उनको विजिबल होने के लिए, कॉन्स्पीशियन होने के लिए, अगर छोटे छोटे फ्लावर हैं तो एक ग्रुप में बंच में होने चाहिए वो, ठीक है, तब जिससे कि एनिमल उनको अच्छे से देख पाए। एनिमल आर अट्रैक्टिव टू फ्लावर बाय कलर और फ्रेगनेंस, एनिमल किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं प्लांट या फ्लावर की तरफ, उनकी फ्रेगनेंस से और उनके कलर से। द फ्लावर पोलिनेटेड बाय फ्लाइज और बीटल सिक्रीट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट दीज एनिमल, यानी कि जो फ्लाइज या बीटल के थ्रू जो प्लांट पोलिनेट होते हैं उनकी एक वो अजीब सी क्या स्मेल छोड़ते हैं, ओडर का मतलब होता है स्मेल, फाउल स्मेल है कि अजीब सी गंदी सी भद्दी सी स्मेल छोड़ते हैं जिससे कि वो एनिमल को अट्रैक्ट कर सके, किस किस को, फ्लाइज एंड बीटल को करने के लिए, ठीक है। टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवार्ड टू द एनिमल, यानी कि एनिमल जो है वो बार बार आता रहे इसलिए फ्लावर उन्हें क्या रिवार्ड के तौर पर क्या देता है, उन्हें कुछ चीज़ प्रोवाइड करता है कि वो क्या होता है, नेक्टर। नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर टू यूजुअल फ्लावर रिवार्ड, कहाँ है फ्लावर रिवार्ड्स, हाँ, नेक्टर एंड जो पोलन है वो ही मेनली फ्लावर के रिवार्ड है, मतलब जो फ्लावर देता है उनको रिवार्ड के तौर पर किनको देता है, एनिमल्स को या फिर इंसेक्ट को। फॉर हार्वेस्टिंग द रिवार्ड्स फ्रॉम द फ्लावर द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा, इसी रिवार्ड को लेने के लिए बार बार एनिमल जो है वो बार बार एंथर या फिर स्टिग्मा के ऊपर बार बार आते जाते रहते हैं जिससे कि उनको ये रिवार्ड मिल सके। द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट ए कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन, एंड जब वो ऐसे बार बार आते जाते हैं तो जो एनिमल की बॉडी होती है उसके ऊपर पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं, विच आर जनरली स्टिकी इन एनिमल पोलिनेटेड फ्लावर, यानी कि जो एनिमल, देखो जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर थे उनका जो पोलन ग्रेन था वो नॉन स्टिकी था, लेकिन जो एनिमल वाले केस में है इनके जो पोलन ग्रेन है वो कैसे स्टिकी है, जिससे कि जब एनिमल आएगा फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो जो पोलन है उसके वो प्लांट की वो सॉरी एनिमल की बॉडी पर जो है वो स्टिक हो जाए, चिपक जाए, एंड देन फिर वो फिर से जब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएगा तो वो उसके स्टिग्मा पर वो रिलीज करते हैं। व्हेन द एंथर कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इट ब्रिंग अबाउट पोलिनेशन, और जब फिर वो किसके पास आता है, स्टिग्मा के पास आएगा तो फिर पोलिनेशन हो जाएगा, वो क्या लेकर आया होगा, पोलन ग्रेन। In some species, floral reward are in providing same safe place to laying as an example, it is that of the tallest flower of Amorphophilus. The flower itself is about 6 feet in height. यानी कि कुछ कुछ तरीके के स्पीशीज़ में फ्लोरल रिवार्ड अलग होता है, जैसे कि उनका फ्लोरल रिवार्ड होगा कि वो उनको एक सेफ प्लेस मिले अपने एग ले करने के लिए, अपने अंडे देने के लिए एक सेफ प्लेस मिले। इसका एग्जांपल दे रखा है एमॉर्फोफाइलस। एमॉर्फोफाइलस क्या होता है, एक टोलेस्ट एमॉर्फोफाइलस का जो फ्लावर होता है वो बहुत लंबा होता है, बहुत टॉल होता है, 6 फीट का होता है मेनली। तो जब वो मेनली अगर वो इतना ऊंचा फ्लावर होगा, उसका पेड़ के ऊपर इतने ऊंचाई पे वो फ्लावर लगेंगे तो अपना जो इंसेक्ट है वो वहाँ पे अपना एग देगा, तो कोई उसको खतरा भी नहीं होगा कि उसके अंडे जो हैं, उसके जो एग हैं वो कोई एनिमल वगैरह उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, तो उसको ये बेनिफिट मिल जाता है। ऐसा ही एक और रिलेशनशिप आगे बता रखी है, ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मोथ एंड द प्लांट यूका, वेयर बोथ स्पीशीज मोथ एंड द प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। सेम ऐसे ही रिलेशनशिप हमें किस में देखने के लिए मिलती है, यूका एक प्लांट होता है उसके अंदर, और एक स्पीशीज ऑफ मोथ, मोथ की एक स्पीशीज होती है उसके अंदर देखने को मिलता है सेम यही रिलेशनशिप, जिसके अंदर दोनों प्लांट और वो इंसेक्ट जो है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट ही नहीं कर सकता है एक दूसरे के बिना। मोथ डिपोजिट इट्स एग इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो मोथ होता है वो जो एनिमल है, इंसेक्ट है, वो अपने अंडे जो है वो उसकी ओवरी के अंदर ले करता है। इन गेट्स पोलिनेटर बाय द मोथ, और इसके बदले में उसको क्या मिलता है, प्लांट को, प्लांट जो है वो पोलिनेट हो जाता है किसके थ्रू, मोथ के द्वारा। The larva of the moth come out of the egg as the seed start developing, जब सीड डेवलप करना स्टार्ट कर देता है, पोलिनेशन उनका हो जाता है, तो उसका लार्वा भी बाहर आ जाता है उसके egg से, ठीक है। Why don't you observe same flower of the flowering plant, मतलब ये तो फिर ऐसे ही फालतू की चीज़ें दे रखी है, वो तुम पढ़ लेना। बस इसमें लास्ट वाली लाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है, लास्ट से 1 2 3 4 4th नंबर वाली लाइन है, मैनी इंसेक्ट में कंज्यूम पोलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, यानी कि कुछ कुछ जो है प्लांट
कुछ कुछ जो एनिमल होते हैं वो प्लांट के ऊपर ऐसे ही आ जाते हैं, कोई पोलिनेशन वगैरह नहीं करते हैं, तो उनको हम पोलन या फिर नेक्टर रोबर कर बोलते हैं। रोबर मतलब होता है चोरी करने वाला, डाकू, यानी कि वो चोरी कर लेते हैं उनके नेक्टर को और कोई पोलिनेशन वगैरह नहीं करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, पोलन रोबर या पोलन नेक्टर। बाकी तो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको तुम पढ़ लेना और अपने मनपसंद आंसर दे रखा है। बस ये बता रखा है कि तुम क्या तुम सोचते हो बता देना, ठीक है। चलो कंप्लीट हुई आज की क्लास। आज हमने क्या किसके बारे में पढ़ा, पोलिनेशन के बारे में पढ़ा। अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, इसका बैकलॉग मत होने देना, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। एंड अब फिर हम कल मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।